हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो सभी। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल वी लर्न लर्निंग प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि हमने इस चैप्टर की, मैं पहले आपको बता देती हूँ हम कौन से चैप्टर के क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नहीं पता होगा। हो सकता है उन्होंने हमारी प्रीवियस क्लास भी ना देखी हो। हमने सबसे पहले इस चैप्टर के यानी कि आपके क्षितिज भाग 2 चैप्टर नंबर 3 जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित ये काव्य आत्मकथ्य, उसका हमने डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन जो है अपने प्रीवियस वीडियो में कर लिया था। और आज हम उसी चैप्टर के जो है क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं, जो भी आपके टेक्स्ट बुक में दिए हुए हैं और आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपनी क्लास को। और उन बच्चों से मेरी रिक्वेस्ट है जिन्होंने उस डिटेल्ड चैप्टर एक्सप्लेनेशन को नहीं देखा है, वो जरूर जाकर वहाँ पर आत्मकथ्य के डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन को जरूर देखें, क्योंकि जब तक आप उसकी व्याख्या को नहीं जानेंगे, उन सभी पंक्तियों की जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी हुई है, तो आप आंसर को समझ नहीं पाएंगे और लिख भी नहीं पाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हम सबसे पहले देखेंगे अपना पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, कवि आत्मकथा लिखने से क्यों बचना चाहता है। तो उत्तर में हम देखेंगे कि कवि आत्मकथा लिखने से इसीलिए बचना चाहता है, इसके उन्होंने कईयों कारण दिए हैं। क्योंकि उनका पहला कारण है कि आत्मकथा लिखने के लिए अपने मन की दुर्बलताओं, कमियों का उल्लेख करना पड़ता है। ऑब्वियसली सी बात है कि अगर कोई व्यक्ति आत्मकथा लिखता है, अभी मैं बता दूं आत्मकथा क्या होती है। आत्मकथा हमने पिछली वीडियो में जब हमने चैप्टर एक्सप्लेन किया था, तो वहाँ पे हमने जाना भी था, मैं फिर से लेकिन आपको बता देती हूँ। आत्मकथा का मतलब ये होता है कि जब कोई साहित्यकार या फिर कोई व्यक्ति अपने जीवन यानी कि उसके पास्ट में जो भी घटित घटनाएं हो चुकी हैं, चाहे वो अच्छी हो, बुरी हो, या फिर दुख भरी हो, या फिर प्रेम भरी हो, उसकी फैमिली के साथ, उसकी प्रेमिका के साथ, और उसके साथ जो भी घटनाएं घटित होती हैं, जब उन सभी को किसी कागज के पन्ने पर वो लिखता है, तो वो उसकी आत्मकथा कहलाती है। वो एक साहित्य के रूप में जो है आपको पढ़ने को मिलती है। तो आत्मकथा इसीलिए कवि नहीं लिखना चाहता है, क्योंकि जब कोई आत्मकथा लिखी जाती है तो वो अपने मन की दुर्बलताओं को भी उसमें लिखता है, अच्छाइयों के साथ साथ बुराइयों को भी लिखता है, दुखों को भी लिखता है, कमियों को भी लिखता है। इसीलिए वो अपनी आत्मकथा जो है नहीं लिखना चाहते हैं। दूसरा कारण उन्होंने बताया है कि अपनी सरलता के कारण उसने कई बार धोखा भी खाया है। वह अपने व्यक्तिगत जीवन का उपहास का कारण नहीं बनाना चाहते। अर्थात जो भी बातें वो लिखेंगे अपनी आत्मकथा के रूप में, क्योंकि हम आत्मकथा में कुछ इमेजिनेशन नहीं लिखते हैं, जो भी हमारी रियलिटी होती है, जो भी हमने फेस किया होता है, वो सारी चीज़ें लिखते हैं। तो कवि यही कहना चाह रहा है कि जो भी उन्होंने फेस किया है वो सरल स्वभाव के थे, तो उन्होंने धोखा भी खाया है। वो अपनी जीवन में घटित जो भी घटनाएं हैं उनको लिखकर, अगर वो लिख भी देते हैं और दुनिया उन्हें पढ़ती है, तो क्या होगा, उन्हें ऐसा फील होता है कि लोग मेरा मजाक ही बनाएंगे। इसीलिए वो अपने जो है घटित घटनाओं को लिखकर उसका मजाक नहीं बनवाना चाहते हैं। तीसरा कारण है, जीवन में बहुत सारी पीड़ादायक घटनाएं हुई, उन्हें याद करने से घाव फिर से हरे हो जाएंगे। अर्थात जो भी पास्ट में बीता है वो उसे भूल चुके हैं, परंतु जब वो आत्मकथा लिखने बैठेंगे तो वो बातें उन्हें फिर याद आएंगी। तो वो उन चीज़ों से बचना चाहते हैं। जैसे कि उनकी जो पत्नी है वो बहुत ही कम उम्र में मतलब खत्म हो गई थी, मतलब उनका निधन हो गया था। तो वो उनके साथ जैसा जीवन जीना चाहते थे वृद्धावस्था तक, वो नहीं जी पाए। तो ये सारी चीज़ें उन्हें याद आएंगी, उन्हें लिखना पड़ेगा। तो उन चीज़ों से वो बचना चाहते हैं कि मैं वो चीज़ें नहीं याद करना चाहता। चौथा कारण देते हैं कि कवि अपने व्यक्तिगत अनुभव को दुनिया के समक्ष व्यक्त नहीं करना चाहते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे हम, आत्मकथा सुनाने के संदर्भ में अभी समय भी नहीं, कवि ऐसा क्यों कहता है। अर्थात अभी समय नहीं आया आत्मकथा कहने का, ऐसा कवि क्यों कहते हैं। तो कवि को लगता है कि आत्मकथा लिखने का अभी उचित समय नहीं हुआ है, क्योंकि कवि का जीवन दुख और अभाव से भरा है। मुश्किल से कवि को अपनी पुरानी वेदना से मुक्ति मिली है। आत्मकथा लिखकर कवि अपने मन में दबी हुए कष्टों को याद करके दुखी नहीं होना चाहते। यानी कि जो यादें उन्होंने भुला दी हैं, अब उनको याद करके वो दुखी नहीं होना चाहते हैं। इसलिए वो आदमी अपनी आत्मकथा लिखने का जो कह रहे हैं कि अभी समय नहीं है। दूसरा, कवि को ऐसा लगता है कि अभी ऐसी कोई उपलब्धि नहीं मिली है जिसे वह लोगों के सामने प्रेरणा स्वरूप प्रकट करें या फिर प्रेरणा के रूप में रखें। अर्थात
उनको ऐसा भी लगता है कि अभी मैंने कोई महान उपलब्धि हासिल नहीं की है, जिसे मैं समाज को दिखाऊं प्रेरणा के तौर पर। अगला आंसर देखेंगे, क्वेश्चन क्या है हमारा, स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का क्या आशय है। स्मृति यानी कि आपकी मेमोरीज, जो आपके पास्ट की बहुत सी यादें, वो हमारी स्मृति हैं, उसको पाथेय बनाने का, यानी कि पाथेय मतलब क्या होता है, जब हम कहीं घूमने फिरने जाते हैं 2-4 दिन के लिए, किसी टूर पर जाते हैं, किसी अदर कंट्री जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, खाने पीने की चीज़ें रास्ते के लिए रख लेते हैं कि भूख लगेगी तो हम खा लेंगे, क्योंकि हमें बाई चांस कहीं मिलता है खाना, कहीं नहीं मिलता है, तो हम अपनी सेफ्टी के लिए, अपने के लिए खाना रख लेंगे। तो वही चीज़ कवि ने उसी चीज़ को, उसी पाथेय को अपने जीवन से रिलेटेड किया है। कैसे किया है, पाथेय अर्थात रास्ते का भोजन या फिर सहारा। पाथेय यात्रा में यात्री को सहारा देता है। स्मृति को पाथेय बनाने से कवि का आशय है स्मृति के सहारे जीवन जीने से, अर्थात जिस प्रकार हम भोजन रखते हैं अपने रास्ते को आसान बनाने के लिए, ताकि हमें भूख ना लगे, भूख लगे तो हम खा सकें, उसी प्रकार जो भी पुरानी यादें हैं वो उनके जीवन को जीने का एक जरिया है। यानी कि जो भी पल उन्होंने अपनी प्रेयसी के साथ बिताए, जो भी दुख सुख जो भी चीज़ें हैं, वो उसी के माध्यम से अपना पूरा जीवन, यानी कि वृद्धावस्था के बाद अंतिम समय तक वो जो है जाना चाहते हैं उन्हीं यादों के माध्यम से। कवि की प्रेयसी उनसे दूर हो गई है। कवि के मन में मस्तिष्क पर केवल उनकी स्मृति ही है। उन्हीं स्मृतियों को कवि अपने जीवन जीने का सहारा बनाना चाहते हैं। चौथा, यानी कि हम भाव स्पष्ट करेंगे। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्किया करके जो भाग गया। अब इसका अर्थ देखेंगे क्या है। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें कभी प्राप्त ही नहीं हुए। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह जल्दी ही समाप्त हो जाता है। अर्थात हम तो ख्वाब देखते हैं अच्छे जीवन का, परंतु क्या होता है, कभी कभी हमारे सपने पूरे नहीं होते हैं। उसी प्रकार जो कवि है यही बात इन पंक्तियों के माध्यम से समझाना चाह रहे हैं कि सुख की कल्पना तो हम करते हैं, परंतु हम जरूरी नहीं है कि वो सुख हमें प्राप्त हो। अगला भावार्थ देखेंगे, यानी कि पांचवा, जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधु माया में। इसका अर्थ क्या है, कवि अपनी प्रेयसी के सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहता है कि प्रेममयी भोर वेला भी अपनी मधुर लालिमा उसके गालों से लिया करती थी। कवि की प्रेमिका का मुख सौंदर्य उषा कालीन लालिमा से भी बढ़कर था, अर्थात अपनी प्रेमिका की सुंदरता का, उनके सौंदर्य का यहाँ पर वो जो है वर्णन कर रहे हैं इन पंक्तियों के माध्यम से। अगला क्वेश्चन, उज्जवल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, के कथन के माध्यम से कवि क्या कहना चाहते हैं। कवि यह कहना चाहता है कि अपनी प्रेयसी के साथ चांदनी रातों में बिताए गए सुखदायक क्षण किसी उज्जवल गाथा की तरह ही पवित्र हैं, जो कवि के लिए अपने अंधकार में जीवन के आगे बढ़ने का एकमात्र सहारा बनकर रह गया। ऐसी स्मृतियों को वह सबके सामने प्रस्तुत कर अपनी हंसी नहीं उड़ाना चाहता, अतः वह अपने जीवन की मधुर स्मृतियों को किसी से बांटना नहीं चाहता, बल्कि अपने तक ही सीमित रखना चाहते हैं। अर्थात यहाँ पर वो अपनी प्रेयसी के साथ, यानी अपनी पत्नी के साथ बिताए हुए इन क्षणों की बातें इन पंक्तियों के माध्यम से कहना चाह रहे हैं कि किस प्रकार चांदनी रातों में उन्होंने अपनी पत्नी के साथ वो मधुर समय की बेला को जो है व्यतीत किया, और उसी बेला को वो अपनी आत्मकथा के रूप में जो है बिल्कुल नहीं लिखना चाहते, क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ थी, पर्सनल पॉइंट थे जो उनको जीने के लिए प्रेरित करते हैं। आगे देखेंगे अगला क्वेश्चन, आत्मकथा कविता की काव्य भाषा की विशेषताएं बताएं।
जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित कविता आत्मकथा की विशेषताएं निम्नलिखित है। प्रस्तुत कविता में कवि ने खड़ी बोली हिंदी भाषा का प्रयोग किया है, जैसे यह लोग करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास। अपने मनोभावों को व्यक्त कर उसमें सजीवता लाने के लिए कवि ने ललित, सुंदर एवं नवीन बिंबों का प्रयोग किया है। कविता में बिंबों का प्रयोग किया गया है, जैसे पंक्तियों के माध्यम से हम समझेंगे। जिसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में अनुरागिनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। प्रस्तुत कविता में कवि ने नवीन शब्दों का प्रयोग किया है। यह विडंबना अरि सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूलूं अपनी यह प्रवंचना औरों की दिखलाऊं मैं। यहाँ विडंबना, प्रवंचना जैसे नवीन शब्दों का प्रयोग किया गया है, जिससे कि काव्य में सुंदरता आई है। मानवीकरण शैली, छायावादी की प्रमुख विशेषता मानवीकरण, मानवेतर पदार्थों का मानव की तरह सजीव बनकर प्रस्तुत किया गया है। यानी कि इस कविता में जो भी इन्होंने शब्दों का प्रयोग किया है, वे सजीवता के रूप में जो है प्रकट हो रहे हैं। जैसे थकी सोई है मेरी मौन व्यथा, अरि सरलता तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। अलंकारों के प्रयोग से काव्य सौंदर्य बढ़ गया है। खिलखिलाकर आते आते पुनरुक्ति अलंकार का प्रयोग किया गया है। अरुण कपोलों में रूपक अलंकार है। मेरी मौन अनुरागिनी उषा में अनुप्रास अलंकार है। इस प्रकार इसमें आपको अलंकार भी देखने को मिलेंगे। अगला आंसर हम देखेंगे, क्वेश्चन 8वां। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे कविता में किस रूप में अभिव्यक्त किया जाता है। कवि ने जो सुख का स्वप्न देखा था उसे वह अपनी प्रेयसी नायिका के माध्यम से व्यक्त किया गया है। कवि कहता है कि नायिका स्वप्न में उसके पास आते जाते मुस्कुराकर भाग गई। कवि कहना चाहता है कि जिस प्रेम के कवि सपने देख रहे थे वो उन्हें अभी प्राप्त नहीं हुए। कवि ने जिस सुख की कल्पना की थी वह उसे कभी प्राप्त न हुआ और उनका जीवन हमेशा उस सुख से वंचित ही रहा। इस दुनिया में सुख छलावा मात्र है। हम जिसे सुख समझते हैं वह अधिक समय तक नहीं रहता, स्वप्न की तरह ही जल्दी समाप्त हो जाता है। अर्थात सबसे ज़्यादा उन्हें पीड़ा कहाँ हुई थी, जब उनकी पत्नी की मृत्यु हो जाती है। काफ़ी कम समय में वे उनके साथ रह पाती हैं। बाकी का जीवन जो है कवि जो है वियोग में, उनकी याद में जो है अपना काटते रहते हैं। इसीलिए उन्हें सुख नहीं समझ में आता है कि मुझे तो कोई सुख ही नहीं मिला। जब सुख का समय आया तो वो सुख मुझसे छिन गया, मेरी पत्नी मुझसे दूर चली गई, अर्थात मैंने केवल अपने जीवन में दुख ही देखा। तो इस प्रकार हमने सभी क्वेश्चन आंसर को देखा। आई होप कि ये क्लास आपको पसंद आई होगी और समझ में भी आई होगी। अगर पसंद आई हो तो आप इसे लाइक सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे कि मैं कोई भी वीडियो डालूं तो उसका जो है नोटिफिकेशन आपको मिले। इसके लिए आप बेल आइकन भी प्रेस करिए। आज के लिए इतना ही, हम फिर आपसे मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए बाय।